51 करोड़ आदमी स्नान कर कर कुंभ से चला गया, लेकिन मनीष जी एक भी डूबने की घटना नहीं हुई है। तो ये योगी बाबा के बाद अगर सबसे ज्यादा टारगेट पर रही है विपक्ष के विरोधियों के, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस रही है टारगेट पर। मनीष जी 19 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, और वो बजट, उस बजट को देखकर एक बार फिर पूरा देश चौंकेगा। खिसियाहट, खीज, कुंठा, हताशा, निराशा सब कुछ झलक रही है, और उसी खीज में कटाक्ष कर रहा है कि वो आते में लोग मर गए, जाते में लोग मर गए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में खेल सोचिए कि महाकुंभ को लेकर भी कुछ लोग नंगे पे उतरे हुए हैं। मतलब ये दुनिया के लिए रिसर्च का विषय है कि 50 करोड़ लोग महीने भर के अंदर कुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 40 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह से उनका स्नेह रहा, जिस तरह से उनकी व्यवस्था रही, 50 करोड़ तो पूरे हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि सर कई लोग इस उम्मीद में है कि भीड़ कम होगी, और भीड़ कम होगी इस उम्मीद में बड़ी संख्या में लोग अभी और आएंगे। कोई भी बिना डुबकी लगाए बचे नहीं रहना चाहता है, जो बिल्कुल बेबस है। उसके अलावा आप और हम दोनों आदमी हम लोग वहां होके आए हैं। मतलब बालू रेत पर भी जो एक तरह से रोड बना दिया गया है लोहे का स्टील का, वो ऐसा लगता है कि मतलब कहीं अव्यवस्था नामक, जो सेल्फी के लिए वहां गया हुआ हो, जो पिकनिक मनाने गया, उससे असुविधा हो सकती है। लेकिन हमारे जैसे, आपके जैसे लोग जो कितना पैदल नहीं चलते हैं, वो 10-10 किलोमीटर तो सर मैं भी चला पैदल आने जाने में। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई, कोई भी आदमी, कई लोग तो जो 20-20 किलोमीटर चले, मैंने उनसे बात की, कोई ये नहीं कहा कि असुविधा हो रही है, नहीं ये क्या है, शिकायत किसी की नहीं थी। उसके बाद भी अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी जिस स्तर पे उतरा है, इस पर आते हैं मनीष जी, उस कुंभ की एक विशेषता और बता दूं मनीष जी, क्या प्रबंध है। जब आपने वो रेत वाली जिक्र किया कि किस तरह से रेत पर वो लोहे की चादरें बिछी हुई है, उससे आपको रेत का जो एक तरह चलने में जो कठिनाई होती है वो ना हो। उसके अलावा जरा कल्पना करिए कि 51 करोड़ आदमी स्नान कर कर कुंभ से चला गया, लेकिन मनीष जी एक भी डूबने की घटना नहीं हुई है। और वो क्यों? वो कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा अपने आप को जादू हो गया, कोई करिश्मा हो गया। ऐसे घाट बनवाए गए हैं कि वहां पे आपके कमर तक पानी पे आप 4-5 किलोमीटर इधर चले जाइए, 4-5 किलोमीटर उधर चले जाइए, बाकी बैरिकेडिंग लगी हुई है, और साथ में वहां पर गोताखोर तैनात हैं कि अगर मान लीजिए इसके बावजूद कोई घटना हो जाती है तो वो निकाल लेते हैं। एक घटना कोई हुई थी, उसमें नेपाल का कोई नौजवान था, उसको तुरंत गोताखोर कूदे, उन्होंने निकालकर बाहर कर दिया, एक घटना। तो आप सोचिए कि 50 करोड़ आदमी जहां पर नहा रहा हो, इतनी आपाधापी में नहा रहा हो कि कोई कौन धक्का दे देगा, क्या कर देगा, और वहां पर डूबने की एक भी घटना नहीं हुई है। तो क्या प्रबंध है, जबकि संगम में इतने तो घाटी नहीं है मनीष जी, वहां पर तो अगर इस तरह इतनी भीड़ आ जाए अनायास तो भगवान जाने क्या अनर्थ हो जाए। लेकिन चाहे आप जहां नहाइए, आपको कमर तक पानी में बाकायदे वहां पे बैरिकेडिंग लगी हुई है। मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं जब घुसा तो उसके बाद तो जब नीचे मैं पैरों को नीचे मैंने महसूस किया कि ये तो गजब का इंतजाम प्रबंध है। तो ये प्रबंध योगी बाबा ने 50 करोड़ लोगों को नहलाने के लिए किया, ये कोई 100-200-500 लोगों के लिए नहीं। मैंने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ अपने 8 साल का जो उनका कार्यकाल हो जाएगा मार्च में, 8 साल के कार्यकाल में ये जो उनका उस कार्यकाल का हिस्सा है, ये एक इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय वो जोड़ रहा है, जिसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होगा, संभवतः कोई नहीं कर पाएगा। योगी बाबा ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दे, आगे तो बात दूसरी ही है। बिल्कुल, दुनिया भर के मैनेजमेंट के छात्रों के लिए ये रिसर्च का विषय होगा। एक देखिए, मक्का मदीना के लिए होता है तो लोग उत्पात मचाते हैं। मतलब चाइना और भारत के बाद धरती पर जो दूसरा पॉपुलेशन है वो एकमात्र उस प्रयागराज में हुआ। और मुझे लगा कि जितना मैं प्रयाग के अपने साथियों से मेरी बात हुई, मैं ठहरा अपने मित्र के यहाँ कई लोगों से, वो सब जस्ट में कि हमारे लिए, मतलब हमें मेजबान होने का सौभाग्य मिला है। और पूरा प्रयाग उस रूप में ना सिर्फ एक तरह से रोजगार का उनको एक अवसर मिला है, सेवा का अवसर मिला है। इतने दिनों की असुविधा हुई, फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको झेलने के लिए तैयार हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन उसके बाद देखिए, एक तो अखिलेश यादव उन्माद मचाने की कोशिश किया, अब तो और इन पर अभी आते हैं। और योगी बाबा के साथ एक 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 ऐसे संस्थान का गजब का कैरेक्टर सामने आया है मनीष जी,
कि जरा दर्शकों को याद होगा कि योगी बाबा के बाद अगर सबसे ज्यादा टारगेट पे रही है विपक्ष के विरोधियों के, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस रही है टारगेट पे, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल जानवरों की तरह लोगों को मार रही है, फलाना ढिमाका, दुनिया भर के जितने उलूल जुलूल आरोप ये लगा सकते थे पिछले 7-8 सालों में इन्होंने लगाए, खासकर एनकाउंटर को लेकर। लेकिन मनीष जी, मेरा अपना अनुभव जो रहा वहां पे 7-8 या ज्यादा देर में रहा, कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो चरित्र आपको कुंभ में नजर आएगा वो अद्भुत, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी विनम्र भी हो सकती है। और कोई एक किस्सा नहीं है, आप जिस क्षेत्र में चले जाइए, और जबकि उनके ऊपर काम का मतलब 10 गुना ज्यादा 15 गुना ज्यादा दबाव है, उसकी वजह से तनाव है, लेकिन उस तनाव के बावजूद उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया है। तो वो उनके लिए भी एक विशेष धन्यवाद के पात्र, और वो उनका वो जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, पुलिस वालों की मैं बात कर रहा हूं, तो वो इन पिछले 7-8 साल से लगातार बोले जा रहे झूठ की धज्जियां उड़ा रहा है। ये है कुंभ का सच। और ये भी इसका जिस यूपी पुलिस की बदनामी देश भर में थी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के दौर में, कि सबसे कुख्यात थी यूपी पुलिस। हाँ। और इतना प्रवोक किया जाता है उनको, पब्लिक का कई बार गुस्सा होता है, लेकिन इतनी विनम्रता से पेश आने का सचमुच गजब की ट्रेनिंग पुलिस को मिली हुई है। तो इसीलिए इन तमाम लोगों का षड्यंत्र जो है वो फेल हो गया। एक दिन यदि 2-4 भगदड़ ये करवा पाते, 1-2 हजार लोग यदि ये मरवा पाते, तो समझ लीजिए कि क्या कुछ खेल का। भी पूरी हताशा में आ गए, क्योंकि तमाम वो चीजें, वो तारीखें निकल चुकी हुई है जिसपे ज्यादा भीड़ की संभावना थी। हाँ। अब तो पूरी हताशा है इनकी कि अब कुछ हम कर नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद आपने अफजाल अंसारी को सुना क्या? अफजाल अंसारी क्या बोल गया? अफजाल अंसारी को लगा वो तो पॉलिटिशियन है, कुछ भी बोल देगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुझे लग रहा है कि आपने नंगों की बात की थी, नंगों का इलाज करना योगी बेहतर जानते हैं, लेकिन हम पहले भी देखते कि उन्माद किस किस तरह से फैलाया गया है। जरा सा इसको सुन लेते हैं। योगी ने जो चेतावनी दी उसके बावजूद आपने कुछ लिखा है तो। भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी, इसमें 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है, और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। इतना बड़ा आयोजन होना, प्रयागराज को रिंग रोड के रूप में सौगात देना, लखनऊ रायबरेली प्रयागराज की कनेक्टिविटी को 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, प्रयागराज के अंदर के सड़कों को फ्लाईओवर के साथ जोड़ना, 2 लेन को 4 लेन को 6 लेन के साथ जोड़ने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। क्या बात है। जो लोग उंगली उठाते भारत के अंदर 140 करोड़ की कि 6,000-5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000-5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। मतलब सब कुछ कह गए योगी। मनीष जी, अभी जरा अगला वो अखिलेश यादव को वीडियो बाद में दिखाइएगा, पहले एक बात और बता दूं दर्शकों से कि योगी बाबा ने जिस तरह से आपको कुंभ के आयोजन से चौंकाया है, अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया है। मनीष जी, 19 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, और वो बजट, उस बजट को देखकर एक बार फिर पूरा देश चौंकेगा कि क्या योगी बाबा ने किस तरह से
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचाया है। तो 19 तारीख को जो वो बजट आएगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे। मैंने कहा ये जरा जिक्र आपसे कर दूं कि केवल यही नहीं कि अभी जब 3 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने बात की, तो इसकी झलक आपको 19 तारीख का जो बजट आएगा उत्तर प्रदेश का, वहां 19 ही तारीख है मेरे ख्याल से, तो उसमें आपको झलक मिलेगी योगी बाबा के आर्थिक प्रबंधन की, क्या क्या किस कुशलता के साथ वो आर्थिक प्रबंधन भी कर रहे हैं। और जरा अभी आपने सुना कि उन्होंने बताया कि 50 करोड़ लोग ना आ गए, 3 लाख करोड़ रुपए के कुंभ जो है जीडीपी में अपना योगदान देगा। और इसके चलते मनीष जी विपक्षियों के पास कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए, कोई आरोप लगाने का कोई वो नहीं बचा है। तो अब उलूल जुलूल बोल रहे हैं और एक तरह से हिंदू धर्म की खिल्ली उड़ाने पर उतर आए हैं। यानी आज अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा, 2 बयान हम लोग अलग अलग सुनवाते हैं आपको कि अखिलेश यादव ने आज जो मतलब अब कैसे फंसाएं, कैसे योगी बाबा के इस जो ये ऐतिहासिक आयोजन चल रहा है इसमें कैसे इसको कोई बाधा पहुंचाई जाए, कैसे लोगों को थोड़ा बरगलाया जाए। तो आज अखिलेश यादव ने कहा कि इसको जो है आगे बढ़ा दो। पहले राजा हर्षवर्धन के समय में 75 दिन का होता था, तो अब कुंभ का समय बढ़ाकर और लंबा कर दो। जरा सुनवा दीजिए पहले दर्शकों को। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर वो लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पे जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके, और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, बड़े पैमाने पे वो लोग भी नहीं पहुंच पाए, इसलिए इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। मतलब इसके चेहरे को देख करके ये भरोसा ही नहीं हो रहा कि आवाज अखिलेश यादव की है। कमाल हो गया ये। खिसियाहट, खीज, कुंठा, हताशा, निराशा सब कुछ झलक रही है, और उसी खीज में कटाक्ष कर रहा है कि वो आते में लोग मर गए, जाते में लोग मर गए और भगदड़ हो गई, फलाना ढिमाका, लेकिन कुंभ का समय बढ़ा दिया जाए। ये आदमी अपने आप को सनातनी कहता है, हिंदू कहता है, कुंभ भी नहा आया है। इसको मालूम नहीं कि कुंभ की तिथियां इंसान निर्धारित नहीं करते, कुंभ की तिथियां पंचांग के हिसाब से निर्धारित होती हैं और शिवरात्रि पे उसका समापन होता है। ये हजारों वर्ष की परंपरा चली आ रही है। ये राजा हर्षवर्धन के पास पता नहीं कौन सी टाइम मशीन में बैठ के पहुंच गया कि वहां 75 दिन का इसने कुंभ देख लिया। तो ये कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि विरोधियों को पास कुछ बचे ही नहीं कहने के लिए। तो आज इसको इसी बहाने कुंभ को गरियाना था, कुंभ को कोसना था कि अब वहां मिर्जापुर में बस लड़ गई तो उसका दोषी भी कुंभ है, और अगर इधर आगरा एक्सप्रेस वे में भी गाड़ी पलट गई तो उसका भी दोषी कुंभ है। तो सब कुछ इसने आज ले जाकर कुंभ की माथे पे फोड़ दिया, लेकिन इनके इस विलाप का, इस विधवा विलाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और मनीष जी, ये आदमी उत्तर प्रदेश के चरित्र से कितनी दूर है इसको जरा समझिए कि ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि इलाहाबाद के जो प्रयागराज के लोग हैं वो भी स्नान कर लें। अरे इलाहाबाद जो प्रयागराज है उस शहर की जो आबादी है वो 30-35 लाख है, और वहां 51 करोड़ लोग स्नान करके चले गए। और मनीष जी तो वहीं के जो निवासी हैं, उन्हीं के मेहमान बनके मनीष जी उनके घर में रहे थे।
तो बहुत अच्छे से समझ लो कि वहां पे इलाहाबाद तो पूरा स्नान कर चुका, प्रयागराज स्नान कर चुका। तो इस आदमी को यही नहीं मालूम कि मैं कह क्या रहा हूँ। तो वो आपने सही कहा कि चेहरा कुछ और बोल रहा था, मुंह से कुछ और निकल रहा था और आंखें कुछ और बता रही थी। तो ये होशो हवास इनके उड़े हुए हैं, ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। 55 मैंने पहले बताया कि अब की 45 दिन का कुंभ है, और जब अखिलेश यादव ने कराया था उस आजम खान मुसलमान को सौंपा था उसका जिम्मा। तो उस समय जो है 55 दिन का कुंभ था, 55 दिन की अवधि थी, और उसमें 13 करोड़ लोग नहाए थे, कुल 13 करोड़, और उसमें 36 लोग मर गए थे। और उस दिन हम लोगों ने वो वीडियो दिखाया था, अखिलेश यादव को संभवतः याद नहीं है, कि रात भर लाशें पड़ी रही, कोई पुलिस वाला छोड़िए, उनके ऊपर कपड़ा डालने वाला कोई नहीं था, और उसके बाद लोग अपने कंधों पे लाद के लाशें ले गए हैं। तो इतनी दुर्दशा के साथ कराया था, और 13 करोड़ रुपए, 13 करोड़ लोग आए थे कुल, और योगी बाबा ने 51 करोड़ लोग पहुंचाए हैं। और किस तरह से वो जो दुर्घटना जिसका जिक्र कर रहा था, वहां पे कुछ घंटों के अंदर पूरा लोग अस्पतालों के अंदर थे, और वो जगह जहां थी वो चीज बिल्कुल साफ हो चुकी थी। तो कोई मुकाबले ही नहीं है। एक मतलब तुलना करना भी एक तरह से योगी बाबा का अपमान होगा, अगर अखिलेश यादव से तुलना की जाए कि क्या प्रशासनिक कुशलता दक्षता योगी बाबा ने दिखाई, और किस तरह प्रशासनिक कुशलता और दक्षता से शून्य व्यक्ति। तो आज इनके होश उड़े हुए हैं कि किस तरह से इसका मुकाबला करें। तो अब ये उलूल जुलूल कैसी बातें कर रहे हैं, और इसी चक्कर में मनीष जी, इसी चक्कर में उस अफजाल अंसारी मुसलमान, मैं बता नाम लेना बड़ा जरूरी है कि अफजाल अंसारी मुसलमान, उसने हमारे हिंदू धर्म के सबसे विराट आयोजन पर कितना जहरीला कटाक्ष किया है, और कैसे उस मुसलमान ने कैसे हिंदू धर्म के आयोजन पर बोला। तो बजाय उसको डपटने के, उसको डांटने के, ये अखिलेश यादव कैसा उरूट पटांग आके तर्क देने लगा। जरा दर्शक ये भी सुने, उस मुसलमान अफजल अंसारी को हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करने के पर उसका बचाव करने के लिए कैसे बेशर्म और बेतुके तर्क दे रहा है ये आदमी। ये भी सुनिए पहले अफजल अंसारी। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे, ये हमने लोगों ने सुन लिया होगा इसको, इसकी उचक्का गिरी को कुछ पीछे बज रहा था। सांसद जी की पूछ रहे हैं, एक गाना मैंने भी डाला था जहां हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कुछ लोग खाना खिला रहे हैं। थोड़ा सा एक गाना मैंने डाला था, बहुत फेमस अंग्रेजी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है, तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है। उन्होंने कहा ये स्वर्ग है, तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। अब जब सरकार इस बात की गिनती नहीं कर पा रही है कितने लोगों की जान चली गई है, सर क्या सरकार ये गिनती कर पा रही है? ये सर बनारस में सर क्या सर? ये चुनाव नहीं, ये बीजेपी की कोशिश है कि कुंभ पौराणिक नहीं है, सदियों से नहीं हो रहा है। कुंभ पहली बार बीजेपी ही के लोग करा रहे हैं। ये कोई बात हुई? ये बौखलाहट इसकी साफ दिख रही है कि अफजाल अंसारी पे कैसे बचा रहा है ये, जब इतना जहर उगल दिया दूसरे मजहब पर इसने। और बता रहा कि थोड़ी बहुत साइंस सब लोगों ने पढ़ी होगी। लोग तो बिल्कुल अनपढ़ है, मैं मान लेता हूँ सब अनपढ़ है। ये तो बताता कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सी पर्यावरण की साइंस पढ़ के आया है ये आदमी। तो ये कौन सी साइंस पढ़ के आया, किस स्कूल में पढ़ के आया है वहां के ऑस्ट्रेलिया के, और कैसी साइंस पढ़ के आया है, ये इसका ये बयान बता रहा है मनीष जी। ये जो साइंसदान बना हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया की डिग्री लेके घूम रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की बात करते थे, इसको जरा अपनी डिग्री चेक करा लेनी चाहिए। ये कह रहा है कि धरती के ऊपर भी आसमान है, धरती के नीचे भी आसमान है। तो यानी ये किसी और चीजों को नकार रहा है। जरा पहले इसका साइंस का ज्ञान बढ़ा दूं मनीष जी, कि धरती के ऊपर भी आसमान नहीं है, धरती के नीचे भी आसमान नहीं है, ब्रह्मांड है ये पूरा। और उस ब्रह्मांड में 9 ग्रहों को तो मैं नाम गिनाए देता हूं कि जिनके बारे में जिनकी पूजा भी की जाती है, और जिनका अस्तित्व पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने स्वीकारा है। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे सूरज हो, चाहे बुध ग्रह हो, चाहे बृहस्पति का ग्रह हो, चाहे मंगल ग्रह हो, इन सारे ग्रहों का अस्तित्व स्वीकारा है। और इनके जैसे असंख्य ग्रह हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। और जो ये स्वर्ग नरक की बात कर रहा था, तो ये केवल ग्रह नहीं है मनीष जी, इसके अलावा एक शब्द आता है एलियंस।
और एलियंस इस धरती पर देखे गए हैं, इस धरती पर देखे गए हैं, और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो साइंस के बड़े जानकार हैं, तुम तो लौंडे हो उनके आगे, उन्होंने भी एलियंस के अस्तित्व को स्वीकारा है। और वो इतने आगे हैं, हमसे इतने आगे हैं कि अमेरिका ने मनीष जी अपना जो फाइटर प्लेन थे उस समय वो लगाए थे कि एलियंस को पकड़ो, और वो जो तस्करी उड़न तस्करी थी, जिसके कहा जाता है उड़न तस्करी जैसी उनकी वो स्पेस है, जो जहाज जिसमें बैठते हैं, कि कुछ सेकंडों के अंदर उन्होंने इतना पीछे छोड़ दिया उन फाइटर प्लेन को कि ये उनका अता पता नहीं ढूंढ पाए कि वो कहाँ पहुंच गए। वो इतना आगे हैं हमसे। तो ये बता रहा है, अपना ज्ञान बता रहा है, साइंस का ज्ञान बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ के आया है कि ऊपर भी आसमान है नीचे भी आसमान है। लोग कह देते हैं तो हम मान लेते हैं, तो तुम मान लेते हो, तुम्हारे साइंस का अपने नॉलेज अपना तुमने बता दिया। बाकी धरती जो है ना ऊपर आसमान है ना नीचे आसमान है, यहाँ हजारों लाखों ग्रह भी है, और यहाँ उन ग्रहों पर लोग भी रहते हैं जिनको हम एलियंस के नाम से जानते हैं। और अभी हम उनके पैर के नाखून बराबर नहीं है। उसके मैंने दृष्टांत बताए, पढ़ लेना तुम। अब कौन सी साइंस पढ़ गया हो, कहाँ पढ़ गया हो, भगवान जाने, कि उनको अमेरिका के फाइटर प्लेन कुछ सेकंडों के अंदर वो इतनी दूर निकल गया कि वो पकड़ नहीं पाए उनको। तो ये है पूरा ब्रह्मांड, और उसके अंदर स्वर्ग भी है, नर्क भी है। तुमको नहीं मालूम, तुम तो जन्नत और जहन्नुम के चक्कर में पड़े हुए हो, तुम्हारा स्वर्ग और नर्क से क्या लेना देना। लेकिन मनीष जी जरा इस आदमी का ज्ञान देखिए कि ये कितना बौखलाया हुआ है ये व्यक्ति, कि ये कुछ भी उलूल जुलूल बोल रहा है, और केवल इसलिए कि उस मुसलमान अफजाल अंसारी ने हिंदू धर्म के आयोजन पर टिप्पणी कर दी है, तो उसको बचाओ, उसको किसी तरह से बचाओ, उसका बचाव करो कि वो सही कह रहा था। तो ये है समाजवादी पार्टी का सेकुलरिज्म, ये है इंडी गैंग का सेकुलरिज्म, और ये है इस देश के सेकुलर नेताओं का सेकुलरिज्म, कि हिंदू धर्म पर चाहे जो आगे कटाक्ष करे, लेकिन ये उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। ये आज इसने कहा मनीष जी कि कुंभ की समय सीमा बढ़ा दो, आगे कर दो, ताकि 60-65 वाले भी हो जाए। तो ऐसे मनीष जी हज जाने वाले भी उनमें हजारों लोग होते हैं जो नहीं जा पाते। तो क्या अखिलेश यादव की औकात है कि वो कहे कि जरा हज के टाइम बढ़ा दो? क्या अब हज 1 महीने की बजाय 2 महीने होगा हज? कहो जरा, नहीं कहेगा। तो ये आज खिसियाट और अपनी झल्लाहट ये भी तो कह देता कि भाई 72 हूरों के जपर जाने का क्या मतलब होता है, जन्नत और जहन्नुम क्या होती है, इस पे भी तो ये बोल देता कि भैया अफजाल अंसारी को जवाब ही दे देता। मगर इसके बचाव करने से क्या हो जाएगा सर? मुकदमा तो हो गया, एक भाई तो मिट्टी में मिल ही चुका है। एक पत्रकार ने पूछा था कि जेल में मर गया वो, तो बाबा ने कहा था कि मरना तो था ही। सदन में कहा था कि इन माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो अफजाल अंसारी पर एफआईआर हो गया है, और ये बहुत गंभीर मामला में एफआईआर हुआ है। तो बारी लगता है इतनी भी आ ही गई हुई है, अखिलेश यादव कितना बचा लेगा। लेकिन अखिलेश यादव के शब्द में भी सर आज जो बदलाव था, ये जो कुंभ वाले में उसे लग गया है कि शायद जिस MY समीकरण की वो बात करता था, वो Y समीकरण को तो साध रहा है कुंभ को अपमानित करके, लेकिन पहली बार उसे लग रहा है कि उसका जो मतलब M समीकरण को तो साध रहा है, पहली बार उसे लग रहा है उसका Y समीकरण फिसल रहा है। इसीलिए वो प्रयाग पहले सोचा कि हम हरिद्वार में डुबकी लगा करके साध लेंगे, लेकिन Y समीकरण उसका सध नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं, आपने कहा कि मैं इलाहाबाद में ठहरा था, प्रयागराज में मैं जिस मित्र के यहाँ ठहरा था, मेरा बाल सखा है, बचपन का दोस्त। तो समझिए हम लोगों ने बचपन बिहार के कॉलोनी में बिताई है। उस कॉलोनी से हम लोगों का अथाह लगाव है। उस कॉलोनी से अभी भी गुजरते हैं तो लगता है कि भाई मतलब यदि उस शहर से गुजरे तो जाएंगे। लेकिन मैंने अपने उस साथी को देखा जिसने प्रयागराज में, वो अधिकारी है हाईकोर्ट में, उसका जो लगाव प्रयाग से है, मतलब उसे लग रहा था कि यहाँ के आने वाले मेरा प्रयाग बदल रहा है। मतलब वो बिहारी है, वो बरौनी बेगूसराय में हम लोगों का बचपन बीता, लेकिन उसका पूरा स्नेह जो प्रयाग से हो चुका हुआ है, ये जुड़ाव दिखाता है कि मुझे लगता है कि वो अपनी जाति, अपना प्रांत का प्रेम सब भूल गया इस महाकुंभ में प्रयाग के प्रति अपने समर्पण से। तो याद इसका मतलब नहीं है कि उसका जो Y समीकरण के जो लोग होंगे उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा। मेरा बचपन का साथी बड़ा सेंटिमेंटल है, वो जिस संजीव मिश्रा के पास मैं था, हम लोग बचपन के साथियों पर अपने कॉलोनी से, अपने गृह जिले से बहुत सेंटिमेंटल, अपने मिथिलांचल कल्चर को लेकर के बहुत सेंटिमेंटल है। लेकिन उसको जब मैंने प्रयाग के लिए सेंटिमेंटल होते हुए देखा तो मैं चौंक गया। मुझे छोड़ने के लिए हम लोग दोनों से पूरा समय पैदल चल करके, जबकि बीमार रहता है, फिर भी संगम और प्रयाग का जो समर्पण था, मुझे लग रहा है
ये जो 50 से जब 70 करोड़ 60-70 करोड़ तक पहुंचेगा ना सर, तो ये पूरा देश उत्तर प्रदेश और प्रयाग से, अयोध्या और काशी से जो जुड़ेगा, ये जमीनें हिल जाएगी भारत द्रोही सनातन द्रोहियों की। मनीष जी, मैंने इसीलिए कहा कि योगी बाबा जो हैं वो एक इतिहास का एक नया अध्याय लिख रहे हैं, बड़ा स्वर्णिम अध्याय लिख रहे हैं। जरा कल्पना करिए कि जिस समय कुंभ का समापन होगा तो हम जिस दिन पहले दिन शुरू हुआ तभी मैंने कहा था कि जो आज मुझे पहले दिन जो भीड़ आई है कि ये 60 करोड़ के करीब पहुंचेगी, तो 60 को पार कर जाएगी। निश्चित ठीक कह रहे हैं आप कि 60 करोड़ लोग तो स्नान करके जा रहे हैं, और उनमें से अगर आधों ने भी अपने जो नहीं आ पाए उनसे जब उनका संवाद होगा, उनसे जब वो बात करेंगे तो वो उनको भी प्रभावित करेंगे। इसको ये बड़ा मैं सामान्य सा बता रहा हूं, तो यानी हो गया 90 करोड़। तो 90 करोड़ लोगों के मन में इन 45 दिनों के अंदर योगी बाबा 90 करोड़ लोगों का सनातन के प्रति आकर्षण या इसके जो अभी तक की उनकी सोच थी, उस सोच का चरित्र पूरी तरह बदलने वाले हैं, और कई जगह तो बदल चुके समझिए। तो ये 45 दिन के अंदर ये करिश्मा करके दिखाना, ये योगी बाबा क्या कहूं इनके लिए कि मैं कोई शब्द नहीं मेरे पास कि कैसा अभूतपूर्व कारनामा उन्होंने करके दिखा दिया। क्योंकि आपने सही कहा कि आखिरी कसौटी जो थी वो माघ पूर्णिमा की स्नान था, जिस दिन 2.5 करोड़ लोगों ने भी 2-3 दिन पहले स्नान किया है। अब केवल चलता रहेगा, अंतिम जो शिवरात्रि होगा उस दिन जरूर थोड़ी भीड़ होगी। तो योगी बाबा को जो कुछ करना था वो कर चुके, अब वो आखिरी हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, वो भी बहुत सकुशल निकलेगी। और मगर जो भीड़ है उसका कारण एक और है कि भीड़ कम नहीं होगी मनीष जी, जो आपने कहा कि वो जो बात मैं कह रहा हूं कि जो लोग नहा कर जा रहे हैं और वो जाकर आगे उसका प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या व्यवस्था थी, तो उसकी वजह से मनीष जी बहुत से लोग जो स्नान करने नहीं आने वाले थे, नहीं आए थे, उन्होंने भी मन बना लिया कि भैया अभी 10 दिन बचे हैं, चलो स्नान हम कर लें। तो आखिरी दिन तक योगी बाबा को अभी सरदर्द ये रहेगा, ये तनाव रहेगा, लेकिन जिस दिन शिवरात्रि संपन्न होगी उस दिन योगी बाबा देश के लिए नहीं दुनिया के लिए एक अजूबा बनेंगे कि क्या ये आदमी है और क्या काम करके दिखा दिया इस व्यक्ति ने। क्योंकि ये तो पूरी तरह क्लियर हो चुका कि अगर कुंभ का आयोजन का श्रेय किसी एक को दिया जा सकता है तो वो एकमात्र व्यक्ति, उसका नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ। बहुत अच्छी बात सिप्रा जी कह रही हैं कि बहुत सारे लोग संगम का पानी लाकर बांट रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं संगम में पानी खत्म हो जाएगा, गंगा का पानी खत्म हो जाएगा, इस पे भी जो है इनको उन्माद फैला सकते हैं ये कि भाई गंगा का पानी इतना बाहर निकल गया, सब खत्म हो जाएगा, गंगा में पानी ही नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है, सोचिए यदि 60 करोड़ लोग आए और जो अपने आसपास के लोगों तक जो मैसेज पहुंचाए, क्योंकि कोई आपको ऐसा 2-4 उन्मादियों को यदि छोड़ दे तो कोई ये कहता नहीं नजर आएगा आपको कि कुछ गड़बड़ी थी। नहीं, ये शिप्रा जी लिख रही हैं, ये उसी चीज की जो बात मैं कह रहा था कि वो आगे संगम का पानी बांट रहे हैं, तो जिनको बांट रहे हैं समझ लीजिए कि उनको भी कुंभ की महिमा से परिचित वो करा रहे हैं। तो एक तरह से पूरे देश को सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव किस तरह से योगी बाबा ने 45 दिनों के अंदर उत्पन्न किया है, अद्भुत काम है, ये अद्भुत काम है। बिल्कुल, और इसीलिए अखिलेश की बौखलाहट इस बात का ऐसा लग रहा है कि योगी ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जैसे कुंभ पहली बार हुआ है। इनकी बेचैनी है, और मुझे हमेशा लगता है कि जो यादव समुदाय है वो घोर सनातनी होता है। इस दौर में, जातिवाद के इस नशे के दौर में, भले ही अंबाई समीकरण में वो गुमराह हुआ होगा, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से घोर सनातन द्रोही होते जा रहे हैं, अपने पिता से भी कई कदम आगे जा रहे हैं। उनके पिता कम से कम वो मुल्ला मुलायम बने, लेकिन एंटी हिंदू उस रूप में नहीं थे। वो खुद को कहते थे कि मैं हनुमान भक्त हूं, पहलवान हूं, मैं हनुमान पूजा करता रहा हूं। लेकिन ये आदमी जो 70 तक गया, अब इसकी भी घर वापसी हो रही है, नौटंकी ही सही, अरविंद केजरीवाल की तरह कालनेमी ही सही। लेकिन इस कुंभ के बाद अपने आप फेल्योर होने के बाद, अपना एजेंडा फेल्योर होने के बाद, कुंभ में कुछ ही ढंग का उपद्रव कराने में फेल होने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदला है स्वभाव में। नहीं मनीष जी, देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ तो अखिलेश यादव की वैसे भी कोई तुलना नहीं थी, और इस कुंभ के समापन के बाद तो एक घुटने से भी नीचे आ जाएंगे अगर योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो वो तो काम योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया, वो कोई मतलब नहीं है उसका। योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बढ़ गया है मनीष जी। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बढ़ गया है, और हम यही लगता है कि कुंभ सचमुच एक करिश्मा के रूप में देश के सामने आ जाए।